Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In the last lecture, we already completed the meaning of economics and economics in Indian thoughts, and then development of economics as a science in the West culture. And in the West culture, that is the definition of economics given by Adam Smith and then Alfred Marshall, and the third economist, that is the Lyon Robinson, and the last and fourth, that is the Paul Samuelson. तो लास्ट लेक्चर में फ्रेंड हमने तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे, एंड इन दिस सेशन वी विल गोइंग फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Friend, please come on page number 3 on your books. Page number 3. Yes, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फ्रेंड, हमने जो सेकेंड चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पे भी हमने उनके कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी. या तो आपने ओसी यानी कि बी के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वहाँ पे भी इकोनॉमी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, उनके बारे में भी आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा. तो फ्रेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या होगा कि समझो कि ए नाम का जो बंदा है वो कोई भी जगह पे काम कर रहा है, एनी प्लेस. अगर समझो कि वहाँ से उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ द, इफ़ ही डिराइव एनी इकोनॉमिक्स बेनिफिट, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. समझो कि जो ए बंदा है वो XYZ में कंपनी में काम कर रहा है, तो काम जो वहाँ पे वर्क प्रोवाइड कर रहा है तो उनको सैलरी भी प्रोवाइड होगी, सैलरी मिलेगी एक को. यस, तो यहाँ पे हम बोल सकता है कि ए की जो एक्टिविटी है दैट इज़ द इकोनॉमिक, बिकॉज ए अर्न मनी फ्रॉम XYZ. एंड समझो कि दूसरा एग्जाम्पल है कि ए समझो कि कोई ABC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है या तो कोई सेवाभावी संस्था है, उनके अंदर ए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वहाँ से उनको कोई रुपीज़ या तो कोई सैलरी नहीं मिल रही है. ही कैन नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम ABC. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Most human beings perform several activities during a day, and they meet friends, spend time in shops, engage in a political discussion, watch television and film, and do much more. तो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, शॉप्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, एंड पॉलिटिकल डिस्कशन भी करते हैं. टेलीविज़न, या तो आपको पता होगा कि करंट टाइम में जो IPL चल रही है तो सब लोग टीवी भी देखते हैं, टेलीविज़न एंड फिल्म्स, do much more. But all activities are not the subject matter of economics. तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी थी वो कोई इकोनॉमिक्स के साथ उनकी कोई सब्जेक्ट या तो उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है, देखिए हमने यहाँ पे कि पॉलिटिकल डिस्कशन हो या तो आप फ्रेंड को मिल रहे हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है. नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो किसको स्टडी करेगा, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे. एंड इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके बारे में समझने की ट्राई करेंगे. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स. यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, परफॉर्म विद द पर्पज ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि आपको जो इनकम मिल रही है दैट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट. इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड और अदर फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस, जो भी आपके पास गुड्स हो आप दे रहे हो और सामने से कोई भी गुड्स ले रहे हो. एंड फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट, यानी कि आपको कोई जो कीमत है वो वहाँ पे करनी पड़ती है. कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपको जो कॉस्ट हो रही है, तो जो भी एक्टिविटी है दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी.
important aspects about an economic activity relating to purpose of making economic gains। तो हम जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है, उनका मोटिव क्या है कि मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स, यानी कि आपको कुछ बेनिफिट वहाँ से डिराइव हो गए। सेटिस्फैक्शन ऑफ सम वांट, यानी कि आपकी जो नीड है, आपकी जो वांट है, आपको जो ज़रूरत है उनका सेटिस्फैक्शन करना। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट, यानी कि आपके पास जो भी गुड्स है आप परचेस करो या तो एक्सचेंज करो, वो सब कहाँ पे इंक्लूड होगा, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर समझो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे हो, ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जो आपकी नीड है वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर, तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, इनकर एक्सपेंस टू गेट द एंटरटेनमेंट, यानी कि आपको जो यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है कि आप थिएटर में जाकर कोई भी मूवी देख रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। द थर्ड वन दैट इज़ द वर्क इन वंस ऑन फार्म, यानी कि अगर समझो कि आप अपने खुद के ही कंपनी, खुद के बिजनेस के अंदर, खुद के फार्म के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही कंसीडर हम करेंगे। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज़ द गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, यानी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी टीचिंग दे रहा हूँ या तो मैं आप लोगों को जो भी समझा रहा हूँ, तो मेरी जो यहाँ पे जॉब है, तो जो मैं एम्प्लॉय हूँ एज अ टीचर, तो इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट होगा यहाँ पे, इकोनॉमिक बेनिफिट। थस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है वो इट इज़ अ प्लेंटी। एंड एक्टिविटीज़ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड हमने देखा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप क्या करोगे कि आपको, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ से आपको इनकम क्रिएट होगी, और जो भी इनकम आपको क्रिएट होगी उनसे क्या होगा कि आपको जो ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकोगे। और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द प्लेंटी, प्लेंटी यानी कि जो हमें एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि हमारी जो प्राइमरी नीड है दैट इज़ द रोटी कपड़ा और मकान की हम बात कर रहे हैं, तो जो प्लेंटी यानी कि अगर हमें समझो कि खाने के लिए कुछ भी चाहिए दैट इज़ द प्लेंटी। एंड जो भी यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड हो रही है एंड बेनिफिट ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स एंड गवर्नमेंट्स all perform economic activities. The following chain activities is another example to clarify the meaning of economic activity. A farmers needs a motorcycle. अब समझो कि फार्मर को मोटरसाइकिल्स की नीड है इन ऑर्डर टू अर्न इनकम टू पे फॉर मोटरसाइकिल। अगर समझो कि जो फार्मर है उनको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, अगर उनको मोटरसाइकिल परचेज करनी है, शी वर्क्स इन हर farm and sells output for money, and their seller of motorcycle wants money by selling the motorcycle, spend it to fulfill some another want। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट देखा कि जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो भी लोग हैं और कोई भी एक्टिविटी करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि उन लोगों को जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तो उस इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के बाद वो जो अपनी नीड है उनको वहाँ से सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई भी वहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी विच परफॉर्म्ड विदाउट स्पेसिफिक पर्पज ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन्स इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपको कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट गेन्स मिलने वाला नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल charitable activity or activities which are done out of love, affection and compassion. These activities involve a cost, but these costs are not incurred to get a monetary economy benefit, यानी कि जो एक्सचेंज हमें कुछ मिल सकता है। तो फ्रेंड मैंने आपको फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा दैट इज़ द BAPS, प्रमुख स्वामी महाराज। और इन द ईयर 2001 we remember that in Kutch
दैट इज़ द अर्थक्वेक। तो हमें पता है कि उस टाइम कच्छ के अंदर जो हुआ था इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज में, कि ज़्यादातर जो स्कूल थी, लोगों के मकान थे, वो सब क्या हुए थे, गिर गए थे। तो उस टाइम जो सोशल एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आगे आई थी? BAPS। तो हमें पता है कि BAPS ने कच्छ में जो भी काम किया, जो भी एक्टिविटीज़ की, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, उस एक्टिविटी की वजह से BAPS को एक्सपेंस तो हुआ ही होगा, वी नो दैट, बट उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉट इनकम टू गेट मॉनिटरी इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी कि BAPS जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी की इन कच्छ भुज, तो वहाँ पे एक्सपेंस आर इनकर्ड बट कांट गेट द मॉनेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज। यानी कि जो भी ये संस्था है, उनको कॉस्ट उनको लगने वाली है, दैट इज़ द एक्सपेंस, बट उनको कुछ बेनिफिट मिलेंगे नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दोनों कंसेप्ट की हम बात करें, दैट इज़ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दोनों को हमने कंप्लीट किया। और दोनों जो कंसेप्ट है वो इजी है, क्योंकि आपने BA सब्जेक्ट के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर में दोनों देख लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द प्लीज़ रीड द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लीज़ फ्रेंड, रीड इट। Welcome back everyone. The next question, that is the microeconomics and macroeconomic. तो फ्रेंड यहाँ पे फिर से दो अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अब समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम इंडिया की इकोनॉमी के लिए कोई एनालिसिस कर रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए अब समझो कि हमें जो भी यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी उनके अगर अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कोई इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करोगे, यानी कि कोई सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो पूरा इकोनॉमी है उनकी यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक एनालिसिस इज टू डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यानी कि अगर समझो कि हमें कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करना है, एनालिसिस करना है,
तो हम कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की भी स्टडी कर सकते हैं, एज वेल एज टू स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल, यानी कि पूरे इकोनॉमी की भी स्टडी हम कर सकते हैं. Hence, for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the study analysis of individual units of the economy. यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हम कोई इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करेंगे एंड स्टडीज द रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. यानी कि यहाँ पे हम जो भी स्टडी करेंगे वो क्या होगी, रेशनल स्टडी, रेशनल बिहेवियर यहाँ पे रहेगा. तो फ्रेंड यहाँ पे आई थिंक यू ऑल understand the topic, that is the microeconomics, and we remember that the microeconomics means some specific individual unit. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी कोई स्पेसिफिक जो यूनिट है उनकी हम स्टडी करने वाले हैं, और जो मैक्रो है वहाँ पे हम पूरा जो सेक्टर है, पूरा जो इकोनॉमी है उनकी वहाँ पे स्टडी करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल यूनिट्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस यूज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालिस हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक अ डिसीजन. यानी कि फ्रेंड कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, तो कंपनी के अंदर डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, और हम जो भी डिसीजन वहाँ पे लेते हैं कि कोई भी कंपनी हो, तो उनके अंदर क्या होगा कि हम कोई एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड कर रहे हैं. मार्जिनलिज्म यानी कि मार्जिनल यानी कि कुछ सिंगल पॉइंट एक्स्ट्रा. तो अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो वहाँ पे हम मार्जिनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट है, उनका हम एनालिसिस कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, प्रिंसिपल को. यानी कि पहले हम समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई एक सेक्टर या तो कोई जो एक इंडिविजुअल यूनिट है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं. जब उनकी स्टडी कंप्लीट होगी तो हम मार्जिनलाइज में, यानी कि कोई एक्स्ट्रा वन इकोनॉमिक यूनिट की हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे. देन सेकेंड एंड द थर्ड. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिंगल डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द मार्जिनल. द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर. यानी कि अगर समझो कि हमें जो डिमांड है उनके बारे में एनालिसिस करना है तो कंज्यूमर यहाँ पे पॉइंट में रहेंगे. इफ दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फर्म. अगर हमें सप्लाई के बारे में एनालिसिस करना है तो फर्म, यानी कि सप्लाई कहाँ से होता है, फर्म से. डिमांड कहाँ से होती है, फ्रॉम द कंज्यूमर. एंड दैट ऑफ द लेबर मार्केट इज अ लेबर. एंड अकॉर्डिंग टू स्टैट एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट. एंड यहाँ पे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू स्टैट एग्जाम्पल जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मार्केट के हिसाब से होगा. इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फॉर अ फर्म एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी कि फ्रेंड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे सेक्टर को हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहे, पूरे इकोनॉमी को हम कंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन जो इंडिविजुअल यूनिट है उनकी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और वहाँ से हम हमारे इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी एनालिसिस कर सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज सेट साइंटिफिक प्रिंसिपल शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज issue with the emerge from entire economic setup and impact the entire economic setup. यानी कि फ्रेंड जो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम जो भी इश्यू की स्टडी कर रहे हैं वो पूरे एंटायर इकोनॉमी, यानी कि जो पूरा इकोनॉमी सेट है वहाँ से ही कुछ कुछ यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल यूनिट जो होंगे वो बाहर आएंगे. यानी कि फ्रेंड समझो कि पूरा इकोनॉमी सेक्टर है, उसमें बहुत सारे यूनिट हो गए, 1 2 3 4, बहुत सारे. तो वहाँ से हम जो भी सिंगल यूनिट है उनको वहाँ से हम लेकर उनकी स्टडी कर सकते हैं. एंड इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप. और हम जो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे उनकी इम्पैक्ट भी कहाँ पे आ सकती है, पूरे इकोनॉमी के अंदर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ग्रोथ रेट एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन आर टॉपिक स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा फ्रेंड कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर समझो कि हम
नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है कम है तो अभी हम पूरी इकोनॉमी के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर समझो कि कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है तो हम समझ सकते हैं कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और साथ साथ लोगों की इनकम भी क्या होगी, बढ़ती होगी, तभी तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। Macroeconomic analysis has a help to give a principles for resource management to increase national income, reduce unemployment, poverty, inflation and so on। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इकोनॉमिक्स है उनको हेल्प मिलेगी गिव अ प्रिंसिपल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट टू इंक्रीज नेशनल इनकम। यानी कि अगर हमें नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हमें करना है, रिडक्शन, एंड पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। However, the behavior of individual economic units impact the macroeconomics parameters। यानी कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स के जो भी यहाँ पे अलग अलग जो बिहेवियर है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिट है वो किसके ऊपर इम्पेक्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पैटर्न के ऊपर इम्पेक्ट कर सकते हैं। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमी के बारे में बात की। माइक्रो यानी कि कोई सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एंड मैक्रो यानी कि होल इकोनॉमी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। फिर से मैं आप लोगों को 2 मिनट का यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। विदिन 2 मिनट्स प्लीज रीड द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Welcome back everyone. The next topic, that is the presentation of information in economics। यानी कि हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अगर हमें इकोनॉमिक्स के अंदर प्रेजेंट करनी है तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 वेज। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे सामने यहाँ पे अलग अलग 3 रास्ते हैं। देर आर 3 वेज। द फर्स्ट वन दैट इज द डिस्क्रिप्टिव मैनर, द सेकेंड वन दैट इज द बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स, एंड द थर्ड वन दैट इज द बाय वे ऑफ ग्राफ्स। तो यहाँ पे ग्राफ्स और डायग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू ऑल आर स्टडीड इन द 10th द ग्राफ एंड डायग्राम। तो यहाँ पे जो हमारे सामने अलग अलग 3 मेथड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है वहाँ पे तीनों का जो फुल, या तो हम बोल सकते हैं कि फुल सिलेबस आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना यहाँ पे सिलेबस दिया है अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल स्टडी। फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो फ्रेंड हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आई थिंक यू ऑल रिमेंबर दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कि अगर समझो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड वाइजे वर्जा। यानी कि अगर समझो कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी, एक्सपांड। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, यानी कि प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज,
इट्स डिमांड एक्सपांड, डिमांड क्या होगी, एक्सपांड एंड वाइज वर्जा. दिस कैन बी shown only by presenting a data table showing a consumer willingness to demand a commodity at a different price of commodity, and this is shown below. यानी कि फ्रेंड जो सेकेंड वन है दैट इज़ बाय द वे ऑफ डेटा टेबल सुन के हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें जो रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, तो हम यहाँ पे डेटा टेबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं कि जब प्राइस 20 रुपीज़ थी तब डिमांड कितनी थी, इज ऑल्सो 20 यूनिट्स. एंड जब प्राइस इज डिक्रीज टू 15 रुपीज़, अगर प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुई 15 हो गई, तब डिमांड क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है. एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 5 रुपीज़ एंड डिक्रीज टू 10 रुपीज़, एंड देन द डिमांड इज एक्सपांड टू 60 यूनिट्स बाय 20 यूनिट्स. यानी कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो 60 यूनिट हो गया, और बाय यानी कि 20 यूनिट्स क्या हुए, इंक्रीज हुए. एंड द लास्ट वन दैट इज़ द प्राइस जब 5 रुपीज़ थी उस टाइम डिमांड हम बोल सकते हैं कि डिमांड 80 यूनिट्स की थी. थस द टेबल ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फैक्ट दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल एंड इट्स डिमांड एक्सपांड. कि आप लोगों ने जो थर्ड चैप्टर के बारे में हमें पता है, और यहाँ पे देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ भी दिया है. एंड आई थिंक यू रिमेंबर दैट द रिलेशन इज अ inverse, and that's why the curve is also negative and downward slope. तो यहाँ पे फ्रेंड जो कर्व की हम बात करें डायग्राम की, आपने थर्ड चैप्टर में ही समझ लिया था, तो वही यहाँ पे सेम टू सेम ही है पूरे का पूरा कंसेप्ट. तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको जो ग्राफ दिया है वो समझाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल्स इंफॉर्मेशन. तो इकोनॉमिक के अंदर जो स्टैटिस्टिकल यानी कि जो न्यूमरिकल इन्फॉर्मेशन है उनके इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं. तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द न्यूमरिकल डेटा, दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देर आर 4 इम्पोर्टेंस. द फर्स्ट वन दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल. यानी कि जो न्यूमरिकल डेटा है दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो किसको सपोर्ट कर रही है, प्रिंसिपल्स को सपोर्ट कर रही है, यानी कि जो सिद्धांत है इकोनॉमी के उनको सपोर्ट करेंगे. फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स एस्टाब्लिश प्रिंसिपल्स एंड थियोरी. यानी कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी फिलोसॉफी है हम ऑब्जर्व करें तो ह्यूमन बिहेवियर एंड जो साइंटिफिक टूल्स है उन दोनों को रिलेशनशिप एज अ प्रिंसिपल एंड theory to test the validity of such a theory in a real life at a different time and different place, and information from real life activity at such a different times and place is necessary. यानी कि फ्रेंड अगर यही हम टेस्ट की बात करें दैट इज़ द ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स, अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस के हिसाब से ये जो एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस इज नेसेसरी. Such a information can be collected and presented in a quantitative terms with the help of statistical tools. यानी कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनको प्रेजेंट भी करेंगे तो कौन से फॉर्म में करेंगे, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में करेंगे. फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन अ रीजन एट अ वन टाइम और अ डिफरेंट टाइम्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन rainfall and agricultural time production which economic theories are already established. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं एंड द सेकंड दैट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें और वहाँ पे जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उनके बारे में बात कर रहे हैं. लाइकवाइज डेटा ऑन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड कैन हेल्प टू कन्फर्म द थियोरिकल रिलेशनशिप एस्टाब्लिश बाई इकोनॉमिक्स बिटवीन द टू. तो यहाँ पे विथ एग्जाम्पल we already completed the first, that is the statistical information supports or confirms a principles. The second one that is the gives an idea about the changing trends of economics parameters. यानी कि अगर समझो कि फ्रेंड जो इकोनॉमी के अंदर जो भी पैरामीटर है उनके अंदर अगर समझो कि कोई भी चेंज हो रहा है तो उस चेंजेस को अगर हमें
उनके बारे में अगर आइडिया लेना है तो भी हम किसके थ्रू ले सकते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास न्यूमरिकल डेटा है उस न्यूमरिकल डेटा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेंड में जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को हम स्टडी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा वी कैन ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं उनका हम आइडिया ले सकते हैं, या तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक या तो न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नो हाउ सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज चेंजिंग, यानी कि कोई फर्म है उनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो अगर चेंज हो रहा है। और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग पैरामीटर्स दिए है तो उनका जो भी प्रोडक्शन हो, या तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें या तो जो रेवेन्यू की बात करें, वो सब हम कौन से पर्टिकुलर पॉइंट में देख सकते हैं, दैट इज़ द न्यूमरिकल डेटा। न्यूमरिकल यानी कि अगर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है that is the sales revenue, so sales revenue is a numerical data. The second one, that is the employment is also numerical data, and the trends of production is also numerical data. For example, we can say that share of agriculture is a falling to national income, or a supply of money in a rising economy, that's also as a numerical and statistical information. Such a data help individual units to make appropriate decision to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policy. तो अगर समझो कि फ्रेंड जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उन लोगों को कोई डिसीजन लेना है तो भी यहाँ से जो इकोनॉमिक डेटा है उनके ऊपर से डिसीजन ले सकते हैं। साथ साथ अगर समझो कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा, दैट इज़ द न्यूमेरिकल डेटा, एंड द गवर्नमेंट मेक द पॉलिसीज फॉर द इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सेकेंड वन, दैट इज़ द गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। द थर्ड वन, दैट इज़ द टू मेक अ कंपेरेटिव स्टडी इजी, यानी कि अगर समझो कि हमें कोई कंपेरिजन करनी है बिटवीन द टू टाइम पीरियड, टू नेशंस, या तो टू और मोर नेशन, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक जो डेटा है उनका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑब्टेन देन कंपेरिजन ऑफ अ पैरामीटर ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड अक्रॉस रीजन, यानी कि दूसरा अलग अलग जो जगह है उनके बारे में कंपेरिजन करनी है, अक्रॉस नेशंस कैन बी made. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomics parameter like per capita income, inflation with those of other countries like USA, UK and China. And the fourth one, that is to make a precise presentation of facts, यानी कि sometime facts about the economic parameters can be represented more clarified with the help of statistical data and graphs, and graph showing inflation, agricultural production, regional disparity in income। यानी कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है तो भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक डेटा का यूज़ कर सकते हो, एंड कैन गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट ट्रेंड्स एज कम्पेयर टू व्हाट अ डिस्क्रिप्शन इन अ वर्ड कैन डू, एंड थस इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ले पर्सन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो लास्ट कंसेप्ट था हमारा, जो लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर है हम वहाँ पे हम नेक्स्ट जो न्यू क्वेश्चन है वही स्टार्ट करेंगे, और आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड टेक केयर, बाय बाय।